हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं अपनी 10th क्लास का इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्ज़ाम सोल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 20 मार्क्स के ये दो पैसेज दिए गए हैं, अनसीन पैसेज दो दिए गए हैं और दोनों ही करने हमें कंपलसरी हैं। तो ये पहले वाला पैसेज दिया गया है जो कि एक चिंपैंजी के ऊपर है। तो हाँ, अब हम इसके क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। आपको ये पैसेज सोल्व करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको जो पैसेज दिए जाते हैं उनमें से आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करने। दो पैसेज हैं, सबसे पहले एमसीक्यू वाले करना। जो भी पैसेज करोगे आप, क्यों करने एमसीक्यू वाले? क्योंकि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पढ़ के आपको पहले एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम बार बार पैसेज को पढ़ेंगे। तो जब अगर हम पहले एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये पैसेज हम है किस बारे में, हमारी उस पैसेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करने से। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंपैंजी आर एज ब्लैंक एज मैन। ये कहा गया है चिंपैंजी उतने ही इंटेलिजेंट है जितने कि मनुष्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें अपने पैसेज के अकॉर्डिंग ही देने। मैंने ये पैसेज पहले रीड कर लिया था और मैं अब आपको आंसर बता रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये पूरा पैसेज आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँ तो आप वीडियो के लास्ट में, वीडियो देखने के बाद कमेंट कर देना, तो मैं पूरा पैसेज एक्सप्लेन कर दूंगी। मूव ऑन नेक्स्ट। चिंपैंजी हैव ब्लैंक टेल्स। तो क्या आएगा इसमें? नो टेल्स। चिंपैंजी की कोई भी टेल्स पूंछ नहीं होती। द वर्ड रेस्ट मीन्स, ये वर्ड दिया गया है रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? टू टेक अवे वायलेंटली। नेक्स्ट, चिंपैंजी आर ब्लैंक एज देयर टूल्स। चिंपैंजी यूज़ करते हैं अपने टूल्स के रूप में। किसको यूज़ करते हैं? वो ट्विग्स को भी यूज़ करते हैं, स्टोन्स को भी यूज़ करते हैं और स्टिक्स को भी यूज़ करते हैं। तो राइट हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, चिंपैंजी आर बेस्ट टूल यूजर्स, टूल मेकर्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो क्या हमारे पैसेज में क्या आया था? चिंपैंजीज आर बेस्ट टूल यूजर्स एंड टूल मेकर्स। तो क्या आएगा हमारा? बोथ ए एंड बी। हाउ डू चिंपैंजी वॉक। चिंपैंजी कैसे वॉक करते हैं? तो चिंपैंजी कैसे वॉक करते हैं? दे नॉर्मली रिम ऑन ऑल फोर एंड ऑल्सो वॉक अपराइट विद टोज टर्न्ड आउटवर्ड्स। कह रहे हैं कि नॉर्मली तो वो अपने चारों टांगों पे चलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अपने टोज पे भी, टोज को बाहर की तरफ मोड़ के भी वो रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द चिंपैंजी ग्रीट ईच अदर। चिंपैंजी एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं? तो कैसे ग्रीट करते हैं? बाय टचिंग ईच अदर और इवन क्लैस्पिंग हैंड्स। एक दूसरे को टच करके, एक दूसरे से हाथ मिला के चिंपैंजी ग्रीट करते हैं। ये देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बाय टचिंग ईच अदर और इवन क्लैस्पिंग हैंड्स। नेक्स्ट, व्हाट डू चिंपैंजी डू विद स्टिक्स। चिंपैंजी स्टिक्स का क्या करते हैं? क्या आएगा इसमें आंसर? दे यूज स्टिक्स टू विड्रॉ हनी एंड इंसेक्ट टू लिक्ड ऑफ। तो स्टिक्स का यूज़ करते हैं शहद को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट हमारा, हाउ डू द बेबी चिंपैंजी लर्न। बेबी चिंपैंजी कैसे सीखते हैं? तो कैसे सीखते हैं? बाय ऑब्जर्विंग द ओल्डर चिंपैंजी। जो उनसे बड़े चिंपैंजी होते हैं ना, उनको देख कर सीखते हैं। ऐसे तो होता ही है कि बेबी, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, अपने से बड़ों को देख कर ही तो सीखते हैं ना। तो ये जो बेबी चिंपैंजी है ये भी अपने से बड़े चिंपैंजीज को देख के सीखते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू, ये देखो यहाँ पे 10th का आंसर, मदर गो थ्रू द फर ऑफ देयर बेबीज एनी फॉरेन पार्टिकल्स, डर्ट एंड टिक्स दैट दे एड ईच अदर व्हेन दे आर इंजर्ड। कैसे एक दूसरे की देखभाल करते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो भी एक दूसरे की देखभाल करते हैं, और वैसे भी अगर कुछ गंदगी होती है तो उसको भी साफ करने के लिए साफ करती है मदर चिंपैंजी। अब नेक्स्ट दिया है हमारा पैसेज, ये भी अनसीन पैसेज ही दिया गया है और इसमें हमें क्या करना है? इसको भी हमें पहले पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सोल्व करना है। ये किसके बारे में है? पावर फूड के बारे में है। किन किन से, कौन कौन से पावर फूड होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर पावर फूड्स। अब कह रहे हैं कि पावर फूड क्या है, तो पावर फूड हमें आंसर देना है हमारे पैसेज को देखकर ही। तो ये देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, पावर फूड आर फूड्स दैट प्रोवाइड रिच लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। तो क्या हो गया? पावर फूड वो फूड है जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कौन कौन से? फाइबर मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मिनरल मिलता है। तो ये क्या हो गए? हमारे पावर फूड हो गए।
सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंक्लूडिंग अनियन एंड गार्लिक इन आवर डाइट। कह रहे हैं कि जो प्याज होते हैं, जो लहसुन होता है, इसको अपनी डाइट, अपने खाने में इंक्लूड करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो क्या हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, सल्फर कंपाउंड्स इन अनियन एंड गार्लिक हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड जिंक। क्योंकि अनियन और गार्लिक में क्या होता है, सल्फर कंपाउंड होता है, और ये जो सल्फर कंपाउंड है ये क्या हेल्प करता है हमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड जिंक, इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसीलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। वाई इज़ यगर्ट एंड बनानास एंड एनरिचिंग पावर फूड। ये कह रहे हैं कि दही और बनाना ये हमारे लिए पावर फूड क्यों है ये हमारे लिए पावर फूड, क्योंकि यगर्ट इज़ पैक्ड विद प्रोटीन्स, क्योंकि यगर्ट में तो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है, दैट हेल्प प्रीजर मसल मास, जो कि हमारे मसल्स का जो मास होता है उसकी रक्षा करता है। और दूसरा, एंड बनानाज आर पैक्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स, और बनाना में ज़्यादा कार्ब्स होता है, जिससे कि क्या होता है, रिफ्यूलिंग एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है, एंड प्रिवेंटिंग मसल शोरनेस, और जो मसल पेन होता है वो भी इससे दूर होता है। इसीलिए कह रहे हमें क्या लेना चाहिए, दही और बनाना भी हमें यूज़ करना चाहिए, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, वाई इज़ ग्रीन टी ए रिकमेंडेड पावर फूड। कह रहे हैं कि ग्रीन टी क्यों एक रिकमेंडेड पावर फूड है। तो क्यों है रिकमेंडेड पावर फूड, क्योंकि जो ग्रीन टी है इसमें कैटेचिन होता है ज़्यादा। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, ग्रीन टी इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैटेचिन दैट आर इफेक्टिव इन हाल्टिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स। इसमें जो कैटेचिन होता है वो हमारे सेल्स के डैमेज को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए क्या है, हमारे लिए इफेक्टिव है। नेक्स्ट, की टू इंजॉय पावर फूड इज़ यूज ऑफ सीजनल फ्रेश फूड। इसमें ये बोला गया है यस कि हमें सीजनल जो मौसम के अनुसार फ्रेश फूड होते हैं उनको यूज़ करना, आइडेंटिफाई वंस चॉइस ऑफ फ्लेवर, अपने चॉइस के फ्लेवर यूज़ करना, प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ पावर फूड को तैयार करने की बिल्कुल प्रॉपर रूप से तैयारी करना। तो ये क्या होंगे, ऑल ऑफ दीज होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू इंक्लूड, मतलब शामिल करना। नेक्स्ट, आयरन डेफिशिएंसी कैन लीड टू, आयरन डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है अनीमिया। नेक्स्ट, वाइल वी एक्सरसाइज वी ब्लैंक ग्लूकोज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी बर्न ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा है, एडिंग लेमन जूस टू ग्रीन टी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन टी में है लेमन जूस, ये नींबू का रस मिलाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इट मेक्स कैटेचिन मोर एब्जॉर्बल बाय द बॉडी, क्योंकि इससे जो कैटेचिन होता है ये बॉडी के द्वारा ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है, इसीलिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, अब आगे शुरू करते हैं हम अपना। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ग्रामर वाला पार्ट, तो लेट अस स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है वर्ब की। तो फर्स्ट हमारा दिया गया, आई ब्लैंक हिज लेटर बिफोर ही अराइव्ड। यहाँ पे रिसीव हमें दी गई है वर्ब। अब एक चीज़ देखो, बिफोर आ जाता है तो बिफोर से पहले, बिफोर अगर सेंटेंस में है तो बिफोर के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर से पहले क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और बिफोर के बाद कौन सी फॉर्म यूज होती है, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आफ्टर दिया होता है तो आफ्टर के बाद हैड थर्ड यूज़ करनी है, और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इससे इस रूल से रिलेटेड सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर सेंटेंस में बिफोर दिया गया है तो बिफोर से पहले हमें हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। अगर सेंटेंस में आफ्टर है तो आफ्टर के बाद हमें हैड थर्ड यूज़ करना है, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इज दैट क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हैड रिसीव्ड, had received. Next, indiscipline blank a great loss to national property। ये कह रहे हैं कि जो इंडिसिप्लिन से हमारी जो नेशनल प्रॉपर्टी होती है इसका बहुत ही नुकसान होता है। तो यहाँ पे कौन सा क्या आएगा, क्योजिज। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ के बाद सिर्फ ऐसी लगेगा, ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मोडल्स। मॉडल फिल करना है इसमें हमें। आई ब्लैंक लाइक टू गो होम नाउ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वुड। सिंपली अगर मैं देखूँ तो सेंटेंस में अगर लाइक दिया गया है तो मोस्टली उससे पहले वुड मॉडल का ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पे वुड आ गया। नेक्स्ट, एनीवन ब्लैंक कैन मेक मिस्टेक। ये कह रही हैं कि कोई भी गलतियाँ कर सकता है। तो मैंने आपको बताया सकता है कि सेंस में, सकना सकता है कि सेंस में क्या यूज़ करते हैं हम, कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, की कोई भी गलतियाँ कर सकता है। गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारे दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द नॉन फाइनाइट फ्रॉम द वर्ब्स। अब इसमें हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिसमें क्या होता है, बेर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, जीरंट फिल करने होते हैं। तो कुछ एक वर्ब्स दी गई होती है, कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें फिल करना होता है। नंबर 1 पे दिया गया ही इज़ टायर्ड ऑफ। मैंने आपको मेरी पहले भी मैंने इस रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर रिलेटेड ग्रामर पार्ट की वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि जब भी कोई प्रेपोजिशन दी गई हो सेंटेंस में तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ हमारा, ही इज़ टायर्ड ऑफ। वर्ब दी गई थी तो हमने लगा दिया ING। ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स ब्लैंक, सी वर्ब दी गई है यू। तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारी वॉन्ट वर्ब है, वॉन्ट हमारी वर्ब है, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, मतलब टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे, वॉन्ट्स टू सी यू। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स हिंदी में जिनको हम अलंकार बोलते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 दिया गया है, द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट। यहाँ पे जो फोग है उसको कैट के साथ मतलब होता है ना मानवीकरण, मतलब फोग ऐसे तो इंसान नहीं है ना, लेकिन इसको कैट वाली क्वालिटी इसमें दी गई है, दिखाया गया है, तो इसका क्या मानवीकरण किया गया है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा हमारा, पर्सोनिफिकेशन। दूसरा, द मून इज़ लाइक ए ब्रोकन मिरर। जहाँ पे लाइक और एज और लाइक जिसमें दिया गया हो और आपसे पूछ ले इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमली आ जाएगा, सिमली। नेक्स्ट हमारा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सैड, थैंक यू। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो सेंटेंसेस कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, हाँ, तो हमें अपने आप से ही उनको सोल्व करना होता है। जैसे यही देख लो, तो इसमें ऐसा कोई रूल फॉलो ये सेंटेंस कर नहीं रहा है, तो डायरेक्टली इसका क्या बनेगा, ही थैंक्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सैड टू हिम आई हैव लॉस्ट द बुक आई बॉट यस्टरडे। अब ये सेंटेंस है, इसमें पहले हमें देखना है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में सैड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। तो यहाँ पे सैड टू बदल गया टोल्ड में। अब क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, दैट का हमने यूज़ कर लिया इसमें। इतना क्लियर। नेक्स्ट देखो, वहाँ पे मैंने आपको रूल भी बताया, SON 1 2 3, मतलब सब्जेक्ट चेंज, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई है। तो क्या आ जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट आई। अब हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ये किस में चेंज होता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड में। तो यहाँ पे आ गया आई हैड लॉस्ट द बुक आई बोट। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोट का हैड बोट। ठीक है। और ये जो दिया गया है यस्टरडे, यस्टरडे का क्या चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे। तो क्या आ जाएगा इसका कंप्लीट, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड लॉस्ट द बुक आई हैड बोट द प्रीवियस डे। ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें क्या कि हमें क्या लिखना है कि जो कोई भी किसी का नाम होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझा दिया। तो डी कैपिटल आ गया, डॉक्टर के बाद यहाँ पे डॉट लगता है, कलाम का के कैपिटल आएगा, कलाम वो से मेन ऑफ हाई कैरेक्टर, और लास्ट में क्या लगेगा, लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर कलाम वॉज ए मैन ऑफ हाई कैरेक्टर एंड लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये देखो, दे ऑल सैड व्हाट ए लवली गार्डन इट इज़। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे का टी कैपिटल आ जाएगा, दे ऑल सैड, सैड का सैड ही रहेगा, यहाँ पे कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू, व्हाट ए लवली गार्डन इट इज़, लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और इसको इन्वर्टेड कोमास को हम करेंगे बंद। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, दे ऑल सैड
व्हाट ए लवली गार्डन इट इज़, ठीक है। और जैसे ये इन्वर्टेड कोमाज हमारे शुरू हुए, यहाँ पे ये डब्ल्यू भी क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया ये पैसेज है हमारा सीन हमारे बुक के ही किसी चैप्टर से आया हुआ है। तो इस पैसेज को एक बार देख लेते हैं। क्या कैट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नोट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लवली पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, मेरे पेरेंट्स भी हैं और 16-year-old सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और वो कहती है कि मेरे पास मेरे घर में 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरे पास बहुत ही अच्छा परिवार है, एक अच्छा सा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ये लगता है सबको, ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास एक चीज़ नहीं है जो कि क्या है, मेरी ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग गुड टाइम। ये कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो वही मेरा अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी everyday things. We don't seem to be able to get any closer. That is the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. In any case, that is just how things are, and unfortunately they are liable to change. That is why I started डायरी। तो अब हमने ये पैसेज रीड कर लिया, तो इससे हमें क्या पता चला कि कौन से चैप्टर से हमारा पैसेज, ये है एन फ्रैंक वाले चैप्टर से, जो कि जिसमें कि वो एनी डायरी लिखनी स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं अब अकेली रह गई हूँ और उसको ये लगता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट डज आई रेफर टू इन द अबोव पैसेज, कह रहे हैं कि अबोव पैसेज में आई कौन है, तो कौन थी, एन फ्रैंक। हाउ मैनी पीपल कैन सी कॉल हर फ्रेंड्स, कह रहे कितने लोग थे जिनको वो अपने दोस्त मान सकती थी। तो यहाँ पैसेज में आया था, कितने आए थे, 30। वो कह रही थी ना कि मेरे घर में लगभग 30 लोग हैं, तो क्या आएगा, 30 पीपल। Whom does she regard her true friend, वो किसको अपना ट्रू फ्रेंड मानती है, तो किसको रिगार्ड्स देती है, सी रिगार्ड्स डायरी हर ट्रू फ्रेंड, वो अपनी डायरी को ही मानती है अपना सच्चा दोस्त। वाई डज सी स्टार्ट राइटिंग डायरी, उसने डायरी क्यों लिखना शुरू की, क्योंकि उसको लगता था कि उसके कोई भी सच्चे दोस्त नहीं है। बिकॉज सी हैव नो ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि उसको लगा कि उसका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए उसने डायरी लिखनी स्टार्ट की। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ट्रस्ट समवन टू टेल ए सीक्रेट, किसी को अपना सीक्रेट बताने के लिए, किसी पे भरोसा करना, तो इसके लिए इस पैसेज में से जो वर्ड है वो क्या है, कन्फाइड। तो ये दिया गया हमारा सेकंड पैसेज हमारे बुक के ही चैप्टर से। तो यहाँ पे देख लेते क्वेश्चंस। व्हाट डू द एल्डर्स रिमेंबर फॉन्डली अबाउट देयर पास्ट, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उनको अपने पास्ट के बारे में अभी भी क्या चीज़ें याद हैं, उनको क्या याद है, तो ये रहा हमारा आंसर, गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उनको अपने जो पुराने दिन थे ना वो अभी भी याद हैं। वो डू स्टिल एग्जिस्ट, क्या चीज़ है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो क्या चीज़ था, वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस, हमारे बीच में अभी भी हैं, कौन कौन, मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, एंड दोज हु बेक्स द लोज, जो कि वो ब्रेड के लोज बनाते थे वो भी हैं, और टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट, और यही कह रहे हैं कि जो फर्नेंसेस है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। हाउ कैन यू सी दैट ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, कैसे आप कह सकते हो कि जो ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है, क्यों कह सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि द फायर इन द फर्नेसेज हैज़ नॉट बीन येट एक्सटिंग्यूस्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो आग है ना, भट्टियों में जो आग जली होती है वो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाने के लिए, वो अभी भी बुझी हुई नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी भी ब्रेड मेकिंग गोवा में अभी भी पॉपुलर है। हाउ द बेकर्स यूज टू अनाउंस हिज अराइवल, बेकर्स कैसे अपने अराइवल मतलब आने को कैसे वो अनाउंस करते थे, मतलब ये कैसे पता चलता था कि भाई अब बेकर्स आ गए हैं, तो वो क्या करते थे, किस चीज़ से पता चलता था, ये रहा आंसर, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, तो क्या आएगा आंसर, बाय द थर्ड एंड जिंगल ऑफ बेकर्स बैम्बू, उनके बम्बू पे वो जो झन की वो घंटी वाली जो आवाज़ थी जिंगल, तो इससे उनको पता चल जाता था कि हाँ अब ये आ गए हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स पुट आउट, कौन से वर्ड का मतलब है पुट आउट, तो क्या आएगा, एक्सटिंग्यूस्ड।
नेक्स्ट ये हमारा दिया गया है, हमारी पोएम से दिया गया है, ये एक पैसेज है और इसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो बंद है। किसके बारे में बात की गई है? टाइगर। ये कौन सी पोएम आपको याद हो तो? ए टाइगर इन द जू। तो वहाँ पे कहाँ बंद था वो टाइगर? बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो एक कोठरी में बंद था, कंक्रीट सेल में बंद था। हिज स्ट्रेंथ्स बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत थी वो कहाँ थी? बिहाइंड बार्स, लोहे के सरियों के पीछे थी उसकी ताकत। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो उतनी ही दूर चल पा रहा था जितना कि उसका केज था, मतलब जितनी की लेंथ उसके केज की थी सिर्फ उतनी ही दूर वो चल पा रहा था। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जू में जो विजिटर्स आ रहे थे एनिमल्स को देखने के लिए, तो वो उन सबको इग्नोर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है, तो चलिए आंसर करते हैं इनका। इन वॉट काइंड ऑफ ए सेल इज़ ही लॉक्ड, ये जो टाइगर है किस टाइप के सेल में बंद था? तो किस में बंद था? इन ए कंक्रीट सेल। हुज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, कह रहे हैं कि किसकी स्ट्रेंथ, किसकी ताकत थी? बिहाइंड बार्स, सरियों के पीछे। तो किसकी ताकत थी? टाइगर्स। आंसर क्या आ जाएगा? टाइगर स्ट्रेंथ वॉज बिहाइंड बार्स। हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स, वो विजिटर्स के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा था? कैसे करता था? तो क्या आएगा? ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वो विजिटर्स को इग्नोर करता था। हु इज़ बीइंग इग्नोर्ड, कौन इग्नोर्ड, कौन थे जिनको इग्नोर कर रहा था? कौन इग्नोर किए जा रहे थे? तो विजिटर्स आर बीइंग इग्नोर्ड। नेम द पोएम एंड द पोइट, तो पोएम का क्या नाम है? ए टाइगर इन द जू, एंड हमारे पोइट का क्या नाम है? लेस्ली नोरिस। ये हो गए हमारे पोइट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट। यहाँ पे ये भी लाइंस दी गई है पोम की और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, लेकिन मैं तो अपने बाल भी रंगवा सकती हूँ। एंड सेट सच कलर देयर, और जैसा मैं चाहूँ वैसा कलर भी करा सकती हूँ। ब्राउन ब्लैक और कैरेट, ब्राउन कराऊँ, ब्लैक कराऊँ, कैरेट कराऊँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, और कह रहे हैं कि कोई भी यंग आदमी हो वो सिर्फ मुझे मेरे लिए ही प्यार करे, मतलब मुझे मेरी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, ना कि मेरी आउटर ब्यूटी को। मेरे बालों को देख के कोई मुझसे प्यार ना करे, बल्कि मेरी इनर ब्यूटी है उसको देख के मुझे प्यार करे। एंड नॉट माई येलो हेयर, मतलब मेरे जो पीले पीले बाल हैं इनको देख के कोई भी मुझे प्यार ना करे, मेरी इनर ब्यूटी को देखकर प्यार करे। तो ऐसी जो लाइंस थी आपको ध्यान आया, वो तो हमारी कौन सी पोम में आई थी? अगर किसी को याद हो तो फॉर एन ग्रेगरी। ठीक है, तो इसमें नेम द पोएम एंड द पोइट। अब हमने ये लाइंस पढ़ ली तो हमें क्या बताना है? पोएम का क्या नाम था, पोइट का क्या नाम था? तो कौन सी थी हमारी पोएम? थी फॉर एन ग्रेगरी, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। WB येट्स भी बोलते हैं इनको। वाई डज सी वॉन्ट टू हेयर डाई, वो क्यों चाहती थी अपने बालों को रंगवाना? क्यों चाहती थी बालों को कलर कराना? यंग मैन लव हर फॉर हर सेल्फ, फॉर हर ओवन सेक एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर, क्योंकि वो चाहती थी कि जो यंग मैन है ना वो तो सिर्फ मुझे मेरे लिए ही प्यार करे, मेरे बालों के लिए नहीं, क्योंकि बालों को तो मैं कभी भी कलर करा लूँगी, बालों को तो मैं कभी भी चेंज करा लूँगी। ठीक है, वॉट कलर इज़ द गर्ल्स हेयर, कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी उनके बालों का कलर कैसा था? तो कैसा था? येलो कलर। वॉट कलर कैन सी गिव टू हर हेयर, वो कैसा कलर दे सकती थी अपने बालों को? तो यहाँ पे हमारी इस पैसेज में आया था, ये देखो, ब्राउन ब्लैक और कैरेट, कैसा कैसा कलर दे सकती थी? ब्राउन ब्लैक और कैरेट। तो ये हो गया हमारा आंसर। वॉट डज सी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंग मैन इन डिस्पेयर, वो उस यंग आदमी से वो क्या क्या एक्सपेक्ट करती थी? तो क्या एक्सपेक्ट करती थी? सी एक्सपेक्ट दैट द यंग मैन लव हर फॉर हर सेल्फ, कि जो यंग आदमी है, यंग मैन है, वो उसे उसी के लिए प्यार करे, एंड नॉट फॉर हर हेयर, उसके बालों के लिए नहीं। इट मीन्स दैट यंग मैन लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी, नॉट फॉर हर फिजिकल ब्यूटी। कहने का मतलब ये है कि वो चाहती थी कि यंग मैन उसे उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, ना कि उसके फिजिकल ब्यूटी के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा होता है पूरा पेपर है कंप्लीट। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको भी आप ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, मैं कहूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से कोई ना कोई आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। आपके जो जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं, जितना भी प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 है, वो बिल्कुल अच्छे से आप लोग पूरा लर्न कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।